नमस्कार। ग्रेविटेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 स्क्रीन को पॉज करते हुए अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या बोला है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी इक्वल टू 1/3 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। मान लीजिए कि ये अर्थ है और यहां से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है किसी स्पीड से, मान लीजिए वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब क्या होता है, अर्थ की सरफेस से कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। अगर आप इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते तो ग्रेविटी आपको पुल करती, स्पीड कम होती कम होती कम होती और इनफाइनाइट पे जाके स्पीड कितनी हो जाती, जीरो। और लेकिन इनफाइनाइट तक स्पीड जीरो होती, लेकिन तब तक जाते जाते ये ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी से क्या बाहर आ चुका होता। लेकिन फिलहाल इस केस में यहां पर वेलोसिटी किसके इक्वल है, वी एस के बाई 3 के इक्वल है। तो इस स्पीड से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है। तो प्रोजेक्ट किया है तो इसमें क्या आपका जैसे जैसे दूर जाएगा ग्रेविटी इसको पुल करेगी, स्पीड डाउन हो रही है डाउन हो रही है डाउन हो रही है, और ऐसे में एक मैक्सिमम हाइट को ही अचीव कर पाएगा और तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। उसके बाद ये वापस से रिटर्न कर जाएगा। तो मुझे ये एच मैक्स की मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा ये मुझे फाइंड आउट करनी है। हालांकि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पार्टिकल को अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। तो ये बताइए कि एंगुलर मोमेंटम इसके अंदर कितना है, जीरो। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में टेंजेंशियल वेलोसिटी इनटू में रेडियस। रेडियस कितनी है यहां पर, सरफेस से रिलीज किया है आर। तो क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है। तो बाद में भी जब पार्टिकल टॉप पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसमें कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं होगी। तो क्योंकि वर्टिकल फेंका है तो वर्टिकल वेलोसिटी तो खैर मैक्सिमम के केस में होती ही जीरो है, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो। पर्टिकुलर इस केस में बाई चांस मान लीजिए पार्टिकल को हम यहां प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहां प्रोजेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो देखिए यहां प्रोजेक्ट करते हैं तो यहां पे कोई ना कोई कंपोनेंट होता टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इसलिए जब पार्टिकल मैक्स पे होता, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता अर्थ से, तो अर्थ से मैक्सिमम पे होता, तो यहां पर रेडियस की ही डायरेक्शन में वेलोसिटी तो नहीं होती मैक्स पे, लेकिन इस डायरेक्शन में इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम जरूर होता। तो इनिशियल का एंगुलर मोमेंटम और फाइनल का सेम होता। फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। आगे के किसी क्वेश्चन में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा के मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करेंगे। तो इधर देखिए यहां से यहां पे जा रहा है पार्टिकल, तो एक काम करते हैं यहां पर और यहां पर अर्थ और पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी क्या कर देते हैं, कंजर्व कर देते हैं। तो अर्थ का मास मान लेते हैं m, इसका मास मान लेते हैं पार्टिकल का स्मॉल m। तो देखिए एनर्जी शुरुआत में कितनी होगी, माइनस का जी एम एम बाई आर, ये हो गई पोटेंशियल जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी है, वी एस के अपॉन में 3 का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद देखिए जब पार्टिकल सबसे टॉप पॉइंट पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन में आर प्लस सेंटर से डिस्टेंस। देखिए क्योंकि अर्थ को एक पॉइंट मास के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन में सेंटर से डिस्टेंस आर प्लस एच मैक्स। और काइनेटिक कितनी हो जाएगी, क्योंकि मुझे सबसे टॉप पॉइंट पर लेके जाना है, तो काइनेटिक कितनी होगी, जीरो। तो इसको सॉल्व करते हैं, सब जगह से स्मॉल एम हटा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का जी एम बाई आर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, 9 और ये 18, 1/18। इसको बाहर करते हैं, वी एस्केप स्क्वायर। वी एस्केप पिछले कई क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं, वैसे आपको रिजल्ट भी मेरे हिसाब से मेमोराइज होना चाहिए। वी एस्केप होता था अंडर रूट में 2g कैपिटल एम बाई आर। फिलहाल उसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2g कैपिटल एम बाई आर। यहां से देखिए माइनस का जी एम अपॉन में आर प्लस एच मैक्स। सब जगह से जीएम भी मैं फाइनल कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1/r। यहां से 2 से ये कट गया, तो ये हो जाएगा 1/9r। यहां से हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में आर प्लस एच मैक्स। इस सारे टर्म को मैं यहां लेके आता हूं, तो ये हो जाएगा आर प्लस एच मैक्स। यहां से देखिए इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, 1/r ये हो जाएगा,
और ये माइनस का 1/r, माइनस का 1/9r, तो 1/r कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1/9 एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 8/9r। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको और इसको, तो 9r आ गया इधर, r प्लस एच को यहां मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 8r प्लस 8h। तो यहां से इसको माइनस कर दीजिए, r आ जाएगा, तो h आ जाएगा कितना, h आ जाएगा r/8 के इक्वल। तो देख सकते हैं r किसके इक्वल था, r था 6400 किलोमीटर, इसमें 8 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 800 किलोमीटर। यानी कि s के वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर मिनट पर सेकंड होती है, उसका 1/3, तो 11.2 का 1/3 ऑलमोस्ट 3.9 मान लीजिए, 3.8 मान लीजिए, इस स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो पार्टिकल किस मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगा, पार्टिकल 800 किलोमीटर सरफेस से ऊपर ही जा पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। टू सैटेलाइट्स A and B having masses m and 2m respectively, सैटेलाइट का मास अलग अलग है। A is in a circular orbit of radius capital R, यानी कि जो अर्थ की रेडियस है लगभग उसी रेडियस पे, यानी कि अर्थ की सरफेस के नियर में क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। एंड B is in the circular orbit of radius 2r around the earth, जो B है वो किस रेडियस में कर रहा है, 2r, अर्थ के सेंटर से, यानी कि अर्थ की सरफेस से r हाइट ऊपर। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज Ka एंड Kb इज, तो देखिए रेशियो क्या होना चाहिए। वैसे तो सिंपल कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा सैटेलाइट्स के केस में 2gmm m1 m2 by 2r, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था। फिर भी हम एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में जाके देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये अर्थ है, इसमें से एक सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के नियर ही घूम रहा है, यानी इसकी रेडियस कितनी है, नियरली r। तो ये मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है va। दूसरे वाले की बात करते हैं, तो दूसरे वाला क्या है, अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, 2r पे। तो इसका मास थोड़ी देर के लिए, इसका मास गिवन है कितना 2m, और वेलोसिटी मान लीजिए इसकी vb। तो देखिए वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, याद होगा, G कैपिटल M सैटेलाइट का मास अपॉन में कितना, दोनों के बीच की डिस्टेंस। फिर भी मान लो कई केस में याद नहीं रहता है, तो नहीं है तो आप सिंपल सा केस देखिए। मान लीजिए इसका एक जनरल मास स्मॉल m है, उस स्मॉल m का इसके साथ या इस मास के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो बताइए ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा Gmm अपॉन में स्मॉल r, जहां पे स्मॉल r क्या है, सैटेलाइट किस रेडियस में ऑर्बिट कर रहा है उसकी रेडियस। और वही देखिए इसकी ये नेट फोर्स किसके रूप में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है पार्टिकल की, इसका मतलब इसको फोर्स की रिक्वायरमेंट है। बिना फोर्स के कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। तो ये फोर्स जब आपको सर्कुलर मोशन करना है तब ये फोर्स किसके इक्वल होता है, mv²/r के इक्वल होता है। अच्छा सॉरी, ये फोर्स जो था Gmm/r² था, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये हो गया v²/r। तो यहां से मैं एक r को कट कर सकता हूं, तो देखिए यहां से mv² किसके इक्वल हो जाएगा, Gmm अपॉन में r। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पार्टिकल की काइनेटिक हो जाएगी हाफ mv²। तो ये हाफ दोनों जगह में लगा दिया, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया है। तो रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ A अपॉन में B, तो ये हो जाएगा G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पार्टिकल A अपॉन में ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सैटेलाइट A। इसी टाइप से देखिए दूसरे वाला जो है सैटेलाइट, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी Gm, दूसरे वाले सैटेलाइट का मास अपॉन में उसकी रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस B। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जनरल स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ma अपॉन में mb इंटू में यहां से आ गया rb अपॉन ra। तो यहां पे देख सकते हैं a का मास कितना गिवन है, स्मॉल m, इसका मास b का मास कितना है 2m, तो m/2m कितना हो गया 1/2। वही rb अपॉन में ra देखे,
बी वाले की रेडियस कितनी गिवन है 2r, इस वाले कितनी है r, तो 2r अपॉन में r, ये कितना हो गया 2r/r 2:1, तो आंसर आ गया 1:1। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, यानी दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिमाग में ये रट के बैठ जाएं, अच्छा इसका मतलब ये कि कोई भी सैटेलाइट हो वो किसी भी हाइट पे क्यों ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम होती है, सबकी सेम नहीं है। यहाँ पे रेशियो 1 आया है, तो किस कारण से, यानी कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम किस कारण से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मास में भी क्या है आपका डिफरेंस है। अगर सेम मास का सैटेलाइट इस हाइट पे होता, 2r पे होता या 3r पे होता, तब आप देखते हैं मासेस का रेशियो तो क्या होता है 1, तब किससे तय होता आंसर, rb अपॉन में ra से। तो अगर मासेस सेम होता तो देखिए बी वाले की रेडियस कितनी है 2r, ये है r, तो रेशियो कितना होता है 2:1, यानी कि ए की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती, जो अर्थ के नजदीक होगा वो जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। वही जो पार्टिकल जो सैटेलाइट अर्थ से दूर होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सोचिए कि अर्थ उसके ऊपर फोर्स क्या लगाएगी, बहुत कम लगाएगी, तो फोर्स कम लगाएगी तो ऐसे में उसको बड़ी रेडियस में ऑर्बिट करना है, फोर्स कम है तो बार बार डायरेक्शन चेंज, मतलब उतनी तेजी से डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स ही अवेलेबल नहीं है। अगर बहुत तेजी से मूव करेंगे तो डायरेक्शन में भी तेजी से चेंज आएगा समय के अनुसार, तो फोर्स ज्यादा चाहिए होगा, तो ज्यादा रेडियस पे फोर्स ज्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको कम स्पीड से ही चलना पड़ेगा, ताकि स्पीड कम होगी तो डायरेक्शन में चेंज भी कम आएगा समय के अनुसार, और ज्यादा फोर्स की डिमांड होगी नहीं। तो यहां पे रेशियो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 स्क्रीन को पॉज करते हुए अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 23, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी जो प्लैनेट से खड़े होके वो सैटेलाइट रेस्ट पे नजर आता है, यानी कि जो प्लैनेट का टाइम पीरियड होगा रोटेशन का, वही किसका होना चाहिए आपका, इस सैटेलाइट का प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए। A geostationary satellite is orbiting around an arbitrary planet, कोई प्लैनेट होगा ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि वो अर्थ है कि मार्स है कि मून है, वो कुछ भी हो सकता है। At a height of 11r above the surface of P and r being the radius of P, जहां पे P प्लैनेट P उसका नाम है, उसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R, और उसकी सरफेस से कितनी हाइट 11r, यानी कि उसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी रेडियस 12r के इक्वल, 11r plus r। टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ P। तो देखिए एक बार इसको मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन को। तो मान लीजिए कि ये प्लैनेट है और ये प्लैनेट मान लीजिए अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड मान लीजिए कितना है t, इसका टाइम पीरियड मान लीजिए प्लैनेट का t। तो इसके अराउंड एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट कर रहा है। तो देखिए अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट ऊपर है 11r, यानी सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी 12r के इक्वल। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रेडियस कितनी हो गई 12r, इसका टाइम पीरियड कितना हो गया जियो स्टेशनरी का, वही हो गया जो अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड है, यानी कि कितना 24 आवर्स, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। इसके बाद देखिए अब प्लैनेट के अराउंड एक दूसरा सैटेलाइट है जो कि बोला गया कि एट अ हाइट ऑफ 2r, जो कितनी हाइट पे प्रेजेंट है 2r, सरफेस से 2r। तो देखिए ये इस तरीके से, तो सरफेस से 2r, तो मुझे बताइए यहां से कितनी हो जाएगी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस 3r के इक्वल। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि रेडियस ऑफ इस केस में जो सैटेलाइट है उसकी है 3r, और उसका जो टाइम पीरियड है वो मैं जानता नहीं कि वो कितना है, तो बस आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो ये क्वेश्चन में देखिए आपको एक सैटेलाइट जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड और उसकी रेडियस गिवन है, दूसरे वाले की रेडियस गिवन है, उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन बेस्ड है केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि किसी भी सैटेलाइट का के टाइम पीरियड का स्क्वायर, अगर कोई भी सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, तो उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, कि वो जिस रेडियस में घूम रहा है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है।
तो यहां से मैं देख कैपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यू, या मैं कह सकता हूं टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू में रेडियस का क्यूब। तो यहां से काम करते हैं हम, इस वाले का टाइम पीरियड का स्क्वायर लेते हैं, तो इसके टाइम पीरियड का स्क्वायर और इसके रेडियस की क्यूब, तो इसके रेडियस की क्यूब कितना, 3r का क्यूब। और यहां पे काम करता हूं मैं, किसका डिवाइड करता हूं, इस वाले का डेटा डिवाइड करता हूं। तो बताइए इस वाले का टाइम पीरियड का स्क्वायर कितना, 24 आवर्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, बताइए इसकी रेडियस कितनी, 12r का क्यूब। ठीक, तो जब जब ऐसा रिलेशन है तो आप जानते हैं T1 अपॉन में T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R1 अपॉन में R2 का क्यूब, बस वही मैंने अप्लाई किया है। तो यहां से आप देख सकते हैं ये 3r/12r, तो 3/12 कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/64। और यहां से काम करता हूं मैं, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। तो ये आ जाएगा T/24, और 24 को मैं यहां मल्टीप्लाई में ले आता हूं, 24 आवर्स, आंसर हो जाएगा 3 आवर्स। यानी कि ये जो कम हाइट पर जो सैटेलाइट है, तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा, तो इसको ग्रेविटेशन फोर्स को डाइजेस्ट करने के लिए, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है तो तेजी से इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी ही पड़ेगी, तभी जाके फोर्स क्या होगा आपका, ये फोर्स डाइजेस्ट हो पाएगा। इस फोर्स के कारण से प्लेनेट अंदर की तरफ, सैटेलाइट अंदर की तरफ नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं इसके टाइम पीरियड कितना है आपका, मात्र 3 घंटे, यानी कि बहुत फास्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ सैटेलाइट टू अ हाइट h अबव अर्थ सरफेस इज इवन। देखिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा एलोबरेट करता हूं कि मान लीजिए कि एक ये प्लेनेट, मान लीजिए प्लेनेट अर्थ, अर्थ की सरफेस से बोला गया है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ सैटेलाइट टू अ हाइट h अबव अर्थ सरफेस इज इवन। ये नहीं कह रहा है कि h1 हाइट पर सर्कुलर मोशन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इवन है, नहीं, बस h हाइट ऊपर जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इवन की रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए कि एक सैटेलाइट है, वो यहां से h हाइट ऊपर जाता है, ये ऊपर गया, तो यहां पर कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी है, इवन की। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया है, आगे देखिए, द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू बी इन सर्कुलर ऑर्बिट एट दिस हाइट इज E2। अगर इस सैटेलाइट को इतनी हाइट h पे सर्कुलर मोशन करना है, इसमें टिके रहना है, तो इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है E2। तब जाके ये इस ऑर्बिट के अंदर क्या कर सकता है, सर्कुलर मोशन कर सकता है। तो द वैल्यू ऑफ h फॉर विच E1 एंड E2 इक्वल्स टू, बोला गया है कि क्वेश्चन में वो हाइट कौन सी है, ये हाइट h कौन सी होगी, ताकि क्या हो, ताकि E1 और E2 क्या हो जाए, सेम हो जाए। हालांकि देखिए पार्टिकल कभी भी ऐसा नहीं होता, कोई भी सैटेलाइट को पहले ऐसे लेके जाया जाता है कि पहले इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको फेंकेंगे। ये तो हम भी देखते हैं, जब कभी भी बॉल किसी को फेंकते हैं तो बॉल यूं फेंकते हैं इस डायरेक्शन में, तो बॉल जब यूं फेंकते हैं तो बॉल हाइट पे भी जाती है, और सबसे टॉप पॉइंट यानी कि जब उसकी हाइट मैक्सिमम होती है, उस समय उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। यहां भी क्या है कि किसी और सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में चक्कर कटवाना है, तो यहां से मान लीजिए कि इसको क्या कर दिया, इस किसी एंगल पे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ये एंगल पे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, करते 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 फाइनली ये इस ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटना शुरू करता है। यानी कि जब ये यहां से चलना शुरू होता है, तो हाइट जो सेंटर के साथ जो डिस्टेंस है वो बराबर बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ इसके अंदर स्पीड भी क्या आती जा रही है। तो ऑर्बिट में चक्कर काटने के लिए जो नेसेसरी काइनेटिक एनर्जी है वो, और अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से दूर लेके जाने के लिए जो एनर्जी है, वो दोनों को एक साथ दिया जाता है, ऐसे किस्तों में नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन को एक हाइपोथेटिकल रंग दिया गया है, या कह सकते हैं कि एनर्जी के कंपोनेंट्स किए हैं, कि टोटल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी, E1 प्लस E2। तो वैसे तो ये दोनों E1 E2 साथ साथ चल रही होती है, लेकिन इसको दो पार्ट में ब्रेक करके एक बार क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो देखिए कि पहले ही मैं एक बार देखता हूं कि E1 किसके इक्वल होना चाहिए, E1 किसके इक्वल होगा। तो देखो, जैसे जैसे हम पार्टिकल को
धूल लेके जाएंगे, तो जैसे जैसे धूल लेके आएंगे तो मुझे बताओ कि ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी? ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी। दो अट्रैक्ट करने वाली चीजें, ये सैटेलाइट और अर्थ, एक दूसरे को दो मास अट्रैक्ट करते हैं और इनको आप सेपरेट कर रहे हो, तो सेपरेट करने से क्या होगा? दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के अनस्टेबिलिटी का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। तो अनस्टेबिलिटी के लेवल का बढ़ना, तो कितनी अनस्टेबिलिटी बढ़ गई? यूएफ माइनस यूआई, पोटेंशियल जी बढ़ गई है। ठीक, दो जाएंगे तो पोटेंशियल जी ज्यादा है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, और पास है तो पोटेंशियल जी क्या है, यानी कि अनस्टेबिलिटी क्या है? कम है। तो पोटेंशियल जी में जितना इंप्रूवमेंट होता है उसी को तो मैं क्या बोलता हूं? चेंज इन पोटेंशियल जी। और इतनी एनर्जी ही आपको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, तब जाके पार्टिकल क्या हो पाएंगे? सेपरेट हो पाएंगे। तो देखिए फाइनल पोटेंशियल जी कितनी, तो यहाँ पे m मास है, फाइनली यहां से यहां पहुंच चुका है, तो कितनी पोटेंशियल जी? माइनस का g mm अपॉन में दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। तो अर्थ को एक पॉइंट मास मान लीजिए, तो ये कैपिटल R और ये कितना h, तो R प्लस h। ये हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। और इनिशियल में बताइए कितनी पोटेंशियल जी थी? इनिशियल में थी माइनस का जी एम एम अपॉन में, देखिए इनिशियल में यहां पे था तो गैप कितना है? अर्थ को सेंटर पे मान लिया तो गैप है किसके बराबर? आर के बराबर। तो ये हो गई पोटेंशियल जी में इंप्रूवमेंट, या जो एनर्जी आपने इसको लिफ्ट कराने में दी है वो एनर्जी। तो यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस, जी एम एम को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1/r माइनस का 1 अपॉन में r प्लस h। ये हो गई एनर्जी E1। अब आते हैं E2 पे। अब देखिए इसको सर्कुलर मोशन करना है, तो सर्कुलर मोशन के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? तो इसका फॉर्मूला आपको सीधा सीधा याद होगा, जी एम एम अपॉन में 2r। r का मतलब रेडियस, तो रेडियस बताइए किसके इक्वल है? r प्लस h। अगेन यहां पे वैसे तो मैंने पिछले क्वेश्चन में इस फॉर्मूले के बारे में बताया था, फिर भी अगर आपके दिमाग से स्लिप हो जाए तो तुरंत इसको निकाला जा सकता है। आप देखिए कि कोई भी सैटेलाइट, ठीक, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, अर्थ के साथ इसकी डिस्टेंस कितनी है r। तो बताइए कि यहाँ पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो गया? जी एम एम अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। और ये नेट फोर्स किसके होगा? मास इंटू में एक्सलेशन। तो सर्कुलर मोशन जब कोई पार्टिकल करता है तो एक्सलेशन कितना होता है? वी स्क्वायर बाई आर। एक स्मॉल आर कैंसिल आउट, तो आप देख सकते हैं एम वी स्क्वायर, एक आर कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा? जी एम एम बाई आर। तो इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? जी एम एम अपॉन में 2 इंटू में रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। तो यहां से हमने इसको निकाल लिया है। आपसे पूछा गया है कि E1 E2 कब इक्वल होंगे, तो E1 E2 इक्वल कब होंगे? तो ये देखो ये E2 है, इसको मैं E1 यानी इसके बराबर कर देता हूं। तो करते हैं इसको जी एम एम 1/r अपॉन में 1/r प्लस h। ये जी एम एम यहां से कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 2 r प्लस h। यहां से ये r है, r प्लस h, एक काम को एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा r इंटू में r प्लस h। r प्लस h यहाँ पे, r यहाँ पे, तो ऊपर क्या रह जाएगा? h। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं r प्लस h कैंसिल आउट। तो यहां से स्मॉल h किसके बराबर हुआ? r को यहां लीजिए r/2, तो स्मॉल h हो गया r/2 के बराबर, अर्थ की रेडियस का हाफ। तो अर्थ की रेडियस का हाफ कितना हो जाएगा? 6400 अपॉन में 2, 3200 किलोमीटर। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। देखिए इससे पहले भी डिस्कस किया था कि पार्टिकल जितनी ज्यादा हाइट पे होगा, अर्थ से जितना ज्यादा दूर होगा, तो जब वो सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये उसकी स्पीड क्या होगी? उतनी ही कम होगी। जो सैटेलाइट्स नजदीक होते हैं अर्थ के नजदीक, यानी कि पोलर सैटेलाइट्स, तो पोलर सैटेलाइट्स अर्थ से कितनी हाइट पे होते हैं? 400, 500, 600 किलोमीटर हाइट पे। तो उन सैटेलाइट्स को लेके जाना है तो फ्यूल मेनली किसमें खर्च होता है? फ्यूल मेनली खर्च होता है उसको अर्थ के साथ गैप क्रिएट करने में नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कितना दूर जा रहा है? 400-500 किलोमीटर जा रहा है। मेन उसका एनर्जी खर्च होती है किसमें? कि उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो काफी हाई होती है, 7-8 किलोमीटर या 6-7 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड होती है। वही जो सैटेलाइट कहां जा रहा है आपका? जो बहुत हाइट पे जा रहा है, बहुत ज्यादा हाइट पे जा रहा है, तो उस केस में क्या है? उसको अर्थ के फील्ड से काफी दूर लेके जाना है। तो असली एनर्जी कहां खर्च होगी? अर्थ के साथ गैप क्रिएट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसएलवी,
जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको अर्थ की सरफेस से करीब करीब 36,000 किलोमीटर हाइट पे लेके जाना है, तो अर्थ के साथ गैप बहुत ज्यादा क्रिएट करना है, तो उस केस में असली एनर्जी तो उसमें खर्च हो जाएगी, लेकिन जब उसको चक्कर काटना है तो उसकी स्पीड काफी कम होती है, तो काफी कम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है। मेन एनर्जी किसमें खर्च हुई? अर्थ से दूर लेके जाने में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर पास रखते हैं तो अर्थ के साथ सेपरेट करने में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती, मेन एनर्जी किसमें खर्च होती है? काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि E2 की वैल्यू हाई होती है, E1 कम होता है। और अगर बहुत हाइट पे निकल जाते हैं, तो बहुत हाइट पे फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन कर रहा है अर्थ से काफी दूर, उस केस में E2 की वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन E1 क्या हो गया? बहुत हाई होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी हाइट है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों, यानी टोटल जो एनर्जी खर्च हो रही है उसका 50-50% पार्टिकल के साथ गैप क्रिएट करने में और काइनेटिक एनर्जी में, दोनों में बराबर खर्च हो। तो वो हाइट कौन सी है? अर्थ की सरफेस से 3200 किलोमीटर, या अर्थ के सेंटर से कितना? 6400 प्लस 3200 किलोमीटर। स्क्रीन को पॉज करते हुए क्वेश्चन नंबर 25 और 26 अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है? A spaceship orbits around a planet at a height of 20 किलोमीटर from its surface. सैटेलाइट प्लैनेट की सरफेस से कितनी हाइट पे है? 20 किलोमीटर हाइट पे। और वहीं अगर मैं आगे देखूं डेटा, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है? 2 × 10⁶ मीटर, यानी कि लगभग 2000 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर से 20 किलोमीटर और ऊपर है, यानी कि मैं नियरली सैटेलाइट की रेडियस क्या मान सकता हूं कि किस रेडियस में ऑर्बिट कर रहा है, जो प्लैनेट की ही रेडियस है, यानी कि लगभग 2000 किलोमीटर। Assuming that only gravitational field of the planet acts on the spaceship, मान के चलना है कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कि हम ये सोचे कि वो ऑर्बिट करेगा 20 किलोमीटर हाइट पर, तो ऐसे में शायद एयर वगैरह का फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर सकता हूँ। मान के चलेंगे कोई एयर फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ऐसा मान लो कि जैसे उसका एटमॉस्फेयर है ही नहीं, प्लेनेट का कोई एटमॉस्फेयर है, जैसे मून। What will be the number of complete revolutions made by the spaceship in 24 hours around the planet? कि ये जो सैटेलाइट है 24 घंटे के अंदर कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा इस प्लेनेट के। तो प्लेनेट का मास कितना दे रखा है? 8 × 10⁻22। रेडियस कितनी दे रखी है? 2 × 10 2000 किलोमीटर। अगर वैसे आप ये चेक करेंगे कि ये डेटा नियरली किससे मैच हो रहा है? मून से मैच हो रहा है। तो मून का मास नियरली इतना ही होता है, और मून की रेडियस करीब करीब 1750 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि नियरली 2000 किलोमीटर। तो करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि ये वो प्लैनेट है, इसका मास मान लीजिए कैपिटल M, इसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल R, 2000 किलोमीटर, और जो कितनी हाइट पे ऑर्बिट कर रहा है? 20 किलोमीटर हाइट पे, यानी कि नियरली इसकी रेडियस किसके बराबर है? सैटेलाइट की ऑर्बिटिंग रेडियस किसके बराबर है? 2000 किलोमीटर के ही आसपास है। किसी दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ये तो बड़ा सिंपल हो गया, ऑर्बिट के नजदीक किसी भी चीज का टाइम पीरियड, किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड तो 1.4 आवर्स होता था, 85 मिनट्स। लेकिन वो डेटा अगर ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है, ठीक, तो वो डेटा किस केस में था? अर्थ के केस में था, कि अर्थ की सरफेस के नजदीक कोई भी सैटेलाइट चक्कर काटता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता था? लगभग 1.4 आवर्स। तो फिलहाल ये इसका मास अर्थ के इक्वल नहीं है, ना ही इसकी रेडियस इक्वल है, तो इसका डेटा आप उस डेटा के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं कि तो 1.4 आवर्स होता था। अगर ये अर्थ होती और नियरली कोई चक्कर काट रहा है सैटेलाइट, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 1.4 आवर्स। और ऐसे में मैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर निकालता 24 घंटे में, तो 24 घंटे में एक चक्कर का टाइम पीरियड का डिवाइड कर दीजिए, यानी 24/1.4, जो कि नियरली 17 आ जाता। तो फिलहाल 17 नहीं होगा इसका आंसर। आगे देखिए, इसमें ग्रेविटेशन पुल बताओ किसके इक्वल है? ग्रेविटेशन पुल हो जाएगा G/m/r²। ये है नेट फोर्स ऑन सैटेलाइट, और नेट फोर्स किसके लिए होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। सैटेलाइट का मास स्मॉल m, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ω²r। फिलहाल मेरे दिमाग में प्लान ये है कि मुझे क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है कि एक टाइम पीरियड कितना होगा। 24 घंटे के अंदर मैं उस टाइम पीरियड का डिवाइड कर दूंगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। तो m ω², ओमेगा ही क्यों ले रहा हूं, v²/r क्यों नहीं? ओमेगा के थ्रू मैं किसकी एंट्री करा सकता हूं? टाइम पीरियड की।
तो ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई अपॉन में टी। ठीक, एंगुलर स्पीड इक्वल टू कितना, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है, एंगुलर डिस्टेंस 2 पाई एंगुलर डिस्टेंस और अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड, एंगुलर स्पीड। तो देखिए यहां से स्मॉल m कैंसिल आउट, तो यहां से टी स्क्वायर करता हूं तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर को मैं यहां पहुंचा रहा हूं, यहां से हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, यहां से gm और ये r क्यूब, ये हो जाएगा टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो टाइम कितना होना चाहिए, देखिए टाइम इसका रूट हो जाएगा, तो फिलहाल एक काम करता हूं मैं स्क्वायर निकाल लेता हूं एक बार, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर नियरली 10 होता है, और रेडियस कितनी दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 6, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 18। वही जी कितना है 6.67, 6.67 को मैं लिख सकता हूं 20/3, 6.67 10 की पावर -11। मास कितना दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर 22, ये हो गया टी स्क्वायर। तो देखिए 8 एंड 8 कैंसिल आउट, ये 20 का डिवाइड कीजिए, ये 2 टाइम्स चला गया और 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 6 -11 और 22 कितना, -11 और 22 11 ऊपर जाएगा तो 18 - 11 10 की पावर 18 -11, 18 - 11 कितना 7, ये हो गया टी स्क्वायर। तो टी कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1/2। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख देता हूं 6, ठीक, तो ये हो जाएगा 60 का अंडर रूट, और यहां पे कौन 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। तो देखिए एक बार मैं टाइम पीरियड निकालता हूं, तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूं 64 -4, ठीक, यहां पे मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने जा रहा हूं। टाइम पीरियड कितना है इतने सेकंड, तो देखिए 64 को बाहर लीजिए, 64 को बाहर लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 - 4/16, 4/64, इस पूरे की पावर कितनी 1/2। देखो एक बार वापस मल्टीप्लाई करो, ये 64 ये माइनस का 4 यही आ रहा है, इस पूरे की पावर कितनी 1/2 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको सॉल्व कीजिए, यहां पे ये हो जाएगा 1/16, 64, 64 का रूट कीजिए कितना हो जाएगा 8, यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है तो लगभग इक्वल आ जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 - 1/16, तो 1 - x की पावर m, तो देख सकते हैं 1/16 1 से बहुत छोटा, तो ये कितना हो जाएगा 1 - nx, 1/2 इंटू में 1/16, तो ये हो जाएगा 1/32 इंटू में 10 की पावर 3, इतने सेकंड। और यही चीज आप जानना चाहते हैं कि आवर्स में कितना होगा, सेकंड में इतना है, तो ठीक है 1 घंटे में कितना होता है 3600 सेकंड होते हैं, तो ये किस में आ जाएगा आवर्स में, तो डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 00, ये पावर 3 है, 00 तो यहां से कट 3.6, 3 एक बार इसको और सॉल्व करते हैं, 32 को यहां लेके आओ, 32 - 1 31, तो 81 इंटू में 8 इंटू में 31/32, और यहां से 10, यहां से कितना 36, कितने आवर्स, और इसको सॉल्व कीजिए, ये 4 टाइम्स कट गया, ये 4 टाइम्स है, 36 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 310 अपॉन में 144, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 155, ये हो जाएगा 72, ये हो गया। देखिए एक टाइम पीरियड लगभग कितना आ रहा है ये आपका 72 144, 2 घंटे से कुछ थोड़ा सा ज्यादा रहा है, 2 घंटे से कुछ ज्यादा, इतने आवर्स। तो क्वेश्चन ये है कि 24 घंटे में कितना करेगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स, तो 24 घंटे में टोटल है 24 घंटे, और हर एक रेवोल्यूशन में कितना समय लग रहा है इतना समय है, तो इसका डिवाइड कर दीजिए, तो 155 डिवाइडेड बाई ये 72 पर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना होगा ये, इसको आप एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो नियरली कितना हो जाएगा 24। देखिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस काफी नजदीक है 13 11 9, तो थोड़ी सी एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे मैं चलता हूं, लास्ट में अप्रोक्सीमेशन करेंगे।
तो 24 इंटू में 72 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू में तो ये 8 4 यहां से देखिए 7 4 28 28 7 14 14 प्लस 2 6 ये हो जाएगा 8 12 और 7 1 1728 तो ये हो गया कितना 1728 डिवाइडेड बाई 155 ठीक। तो मैं एक काम करता हूं नियरली 5 से डिवाइड कर देता हूं 5 से तो 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड करो ये 331 और 5 का डिवाइड कीजिए इसमें कितना हो जाएगा 17 में 3 टाइम्स 15 फिर 2 22 22 का कितना हो जाएगा 4 टाइम 4 गुना फिर इसके बाद 28 में कितना हो जाएगा इसको मैं लगभग 30 मान लेता हूं तो ऑलमोस्ट ये कितना आ जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पे 31 का डिवाइड करो तो 31 पूरा पूरा डिवाइड चला गया ठीक। रिमाइंडर कितना बचा 3 उसके बाद ये हो गया 36 में फिर मैंने 31 का डिवाइड किया ये कितना हो गया 1 उसके बाद 36 में से 31 चले गए तो कितना बचा 5 तो 5 में मैं 31 का डिवाइड करूंगा तो मेरे हिसाब से 0 फिर 50 लगभग कितना आएगा 11.01 ठीक। तो इसकी इंटीजर वैल्यू कितनी हो गई 11 तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर अगर मैं ये मून का ही डेटा मान लूं वैसे मून से थोड़ा सा अलग है ये तो मून के अराउंड जितने भी सैटेलाइट मून के एकदम सरफेस के नजदीक जो चक्कर काटते होंगे वो 24 घंटे के अंदर 11 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। A satellite is launched into a circular orbit of radius r around Earth. एक सैटेलाइट को क्या है अर्थ की सरफेस के एकदम सटते हुए चल रहा है जिसमें हम ऑब्वियसली हमें एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करना पड़ेगा। While a second satellite is launched into a circular orbit of radius 1.02 r. जो दूसरे वाला है उसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर से थोड़ी सी ज्यादा 1.02 r यानी कि 2% एक्स्ट्रा तो 2% अर्थ की रेडियस का 2% कितना हो गया 6400 किलोमीटर इसका 2% होता है 128 किलोमीटर यानी कि दूसरा जो सैटेलाइट है वो अर्थ की सरफेस से लगभग 128 किलोमीटर की हाइट पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। द परसेंटेज डिफरेंस इन द टाइम पीरियड ऑफ द टू सैटेलाइट इज यानी एक के टाइम पीरियड को टी मान लिया जाए और तो दूसरे का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए उससे मतलब कि कितना डिफरेंस है परसेंटेज वाइज तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये अर्थ मान लीजिए इसमें से एक सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के क्या आपका नियर है और दूसरा क्या आपका कुछ हाइट पे है। हालांकि मैंने कुछ ज्यादा ही डिफरेंस शो कर रहा हूं लेकिन ये किस रेडियस पे है 2% एक्स्ट्रा है ये 2% एक्स्ट्रा है तो मैं मान लेता हूं कि इसका टाइम पीरियड कितना है टी डैश और जो बिल्कुल अर्थ की सरफेस के नियर चल रहा है अर्थ की सरफेस के नियर चल रहा है उसका टाइम पीरियड मान लेते हैं कितना टी। तो केपलर्स लॉ से हम ये जानते हैं कि कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है तो टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है उसकी रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना हो जाएगा के तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि टी डैश स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा आर डैश अपॉन में आर के क्यूब के जहां पे आर डैश का मतलब क्या है किसकी रेडियस जिसका टाइम पीरियड टी डैश है उसी की रेडियस आर डैश। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आर डैश की वैल्यू अभी भी बताई क्वेश्चन में क्या गिवन है 1.02 आर और इसकी कितनी है इस वाले की इसकी रेडियस है कितनी कैपिटल आर यानी स्मॉल आर ही किसके बराबर है कैपिटल आर की तो इसकी पावर 3 और यहां से ये कितना हो गया टी डैश अपॉन में टी का स्क्वायर तो अगर मैं स्क्वायर यहां से हटाऊंगा तो ये कितनी हो जाएगी पावर 1/2 तो देखिए आर से आर कैंसिल आउट 1.02 तो 1.02 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 0.02 की पावर 3/2 तो वही ये तो क्या हो गया बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से मैच हो रहा है 1 प्लस एक्स की पावर n जहां पे x यानी कि 0.02 किससे छोटा है अपने पड़ोसी 1 से बहुत छोटा है ठीक 50 गुना छोटा है तो मैं इसको ऑलमोस्ट क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एन एक्स एन की वैल्यू कितनी है 3/2 और x कितना है 0.02
2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 0.01, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.03, ये हो गया टी डैश अपॉन में टी। मुझे निकालना क्या है, परसेंटेज डिफरेंस निकालना है। तो परसेंटेज डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है, देखिए परसेंटेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है डेल्टा टी, दोनों के टाइम पीरियड में डिफरेंस निकालो और उसको किसी एक के टाइम पीरियड से कंपेयर कर दो, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट क्या है, सेम सही है। तो डेल्टा टी का मतलब कितना हो जाएगा, टी डैश माइनस टी, ठीक, अपॉन में टी। तो मुझे करना क्या है, टी डैश बाई टी माइनस 1, ये करना है परफॉर्म, बाद में इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज में आएगा। तो देखो यहाँ पे टी डैश बाई टी 1 को इधर लेके आओ, ये कितना हो जाएगा 0.03। तो यही तो एक तरीके से क्या हुआ, यही तो हो गया डेल्टा टी अपॉन में टी, दोनों के टाइम पीरियड में डिफरेंस, उसको कंपेयर किया किसी भी एक से, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 3%। तो 3% का क्या हो गया, दोनों के टाइम पीरियड में डिफरेंस है, और किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा। तो अगर इस वाले का टी है, ठीक, तो इस वाले का कितना होगा, 3% एक्स्ट्रा में होगा। तो एक कॉन्सेप्ट क्या समझ रहा है कि जब जब हम छोटी हाइट के लिए अगर मैं बात करूं, तो जब जब आप 2% अर्थ की रेडियस का 2% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, तो उसका 1.5 गुना यानी कि 3% क्या हो रहा है, टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक। इसी टाइप से अगर मैं ये कहूं कि रेडियस जैसे सपोज कीजिए 6% बढ़ा दी जाए, रेडियस एक की है r और दूसरे वाली की रेडियस कितनी है 1.06 r, यानी 6% एक्स्ट्रा है। तो 6% एक्स्ट्रा है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड उसका कितना ज्यादा होगा। तो इस वाले का अगर t है तो इस वाले का 6% एक्स्ट्रा, तो 6 का 1.5 गुना, तो 6 का 1.5 गुना क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर कितनी आई 3/2, 1.5, छोटी वैल्यूज के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज नहीं करना है, छोटा सा चेंज करना है। तो 1.5 गुना ज्यादा, तो 6% का चेंज, तो 6 का 1.5 गुना कितना 9%। तो टाइम पीरियड इस वाले का 9% ज्यादा होगा एज कंपेयर टू छोटी रेडियस का जो सैटेलाइट है उसके टाइम पीरियड के कंपेयर में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। स्क्रीन को पॉज करते हुए क्वेश्चन नंबर 27 और 28 अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A satellite is moving with a constant speed v in circular orbit around the earth। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड v स्पीड से ऑर्बिट, किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि ये कोई इसकी ऑर्बिट रही होगी, तो ये मान लेते हैं सैटेलाइट, इस टाइप से एक सैटेलाइट मान लीजिए, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है। सेंटर से डिस्टेंस इस ऑर्बिट की मान लीजिए कितनी, स्मॉल r। An object of mass m is ejected from the satellite such that it just escapes from the gravitational pull of the earth। देखिए यहां से मान लीजिए कोई मास है, वो मास मैं मान लेता हूं पहले इसी का ही हिस्सा था, अब वो अलग होने जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी सपोज कीजिए कितनी होगी, कुछ v डैश या v मान, एक बार v ही लिखता हूं मैं इसको फिलहाल। एट द टाइम ऑफ इजेक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, देखिए ये ऑब्जेक्ट पहले किसका हिस्सा था, ये ऑब्जेक्ट इसी सैटेलाइट का हिस्सा था। तो इसके ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बिल्कुल फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, Gmm अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया Gmm अपॉन में r स्क्वायर। और ये नेट फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करा रहा है, ये नेट फोर्स इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, किसी सर्कुलर मोशन करना है, बार बार डायरेक्शन चेंज करनी है, तो कोई अंदर की तरफ खींच से रहने वाला चाहिए। तो कौन खींचने वाला है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स खींचने वाला है। लेकिन ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है, जिस रेडियस में मूव कर रहा है, तो अंदर खींचने के लिए जितना फोर्स चाहिए वो सारा ग्रेविटेशनल फोर्स किस में खर्च हो गया, जितना सेंटीमीटर फोर्स चाहिए था उसमें खर्च हो गया। अब इस फोर्स में कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं है कि अब इसको अंदर की तरफ खींच ले और इसकी रेडियस को कम कर ले, ये फोर्स सारा खत्म हो गया। तो यहां से देखिए इस r को मैं कट कर देता हूं, तो v स्क्वायर किसके हो गया, Gmm अपॉन में r।
और अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी हाफ हो गया। यानी कि इस वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, Gmm/2r के इक्वल है। यहाँ पे एक चीज गौर करने की क्या है कि कोई भी सैटेलाइट के अंदर कोई भी हिस्सा, जैसे सैटेलाइट के अंदर मान लो कोई एस्ट्रोनॉट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कई सारे ऑब्जेक्ट, उनके ऊपर लगने वाला, हर एक के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स उसी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है कि भाई उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है तो एक काम करें उसके हिस्से का ग्रेविटेशन फोर्स किसी दूसरे के रिक्वायरमेंट के अंदर काम आ जाए। यहां पे जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है, उसको जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक, जिसको मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है यहाँ पे v वेलोसिटी से r रेडियस के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसको जितने सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करा रहा है, उसी के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या करा रहा है, पूरी करा रहा है, किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो देखिए जब तक ये ऑब्जेक्ट इसका हिस्सा था तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, v। अब क्या बोला गया है कि m मास है, इस m मास को मैं क्या कर रहा हूं, इजेक्ट कर रहा हूं, m मास को इजेक्ट करते हैं और फ्रॉम द सैटेलाइट सच दैट इट जस्ट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। तो ये पार्टिकल अब कहां होने जा रहा है आपका, ये ऑर्बिट को, ये इनफाइनाइट की तरफ जाना चाह रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर जाना चाह रहा है, यानी कि कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। और बोला गया है कि जस्ट का मतलब है कि बस इतनी स्पीड दो कि ये क्या हो जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर हो जाए। तो ये मिनिमम स्पीड है अर्थ इस ऑर्बिट से इनफाइनाइट जाने के लिए ये मिनिमम है। अर्थ की सरफेस से इनफाइनाइट जाने के लिए v मिनिमम ही है। अर्थ की सरफेस से जाना है तब तो कितना चाहिए होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। फिलहाल ये कहां से आपका r रेडियस पे जो चक्कर काट रहा है, यहां से पूछा गया है कि कितनी मिनिमम स्पीड या कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो कि यहां से कहां पहुंच जाए, इनफाइनाइट पे जस्ट पहुंच जाए। तो जस्ट का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी स्पीड लगभग किसको अप्रोच करेगी, जीरो को अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा और स्पीड कुछ भी नहीं रह पाएगी। तो यहां पे काम करते हैं हम, इस जगह देखिए पार्टिकल फिलहाल किस में आपका ये स्पीड पकड़ चुका है, स्पीड पकड़ चुका है, लेकिन फिलहाल कौन सी रेडियस में, आर रेडियस में है। रेडियस में क्या बोलूंगा, आर डिस्टेंस पे है। उसके बाद आप देखेंगे कि जाता जाएगा और इस तरीके से कि आपका अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलता हुआ चल जाएगा, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस इसकी बढ़ती हुई जाएगी और फाइनली ये दूर कहीं इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। तो एक काम करता हूं मैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं। तो बताइए यहाँ पे कितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस का Gmm/r, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितनी हो जाएगी, हाफ m v मिनिमम स्क्वायर। ये किसके इक्वल होने चाहिए, ये मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए इनफाइनाइट पे, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से तो बाहर आ ही गए हैं। तो ऐसे में कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का Gmm बाई गैप कितना, इनफाइनाइट, तो 1 बाई इनफाइनाइट कितना, 0। और बोला गया है कि जस्ट बाहर आ जाए, जस्ट का मतलब इतनी ही स्पीड दी है कि जैसे जैसे दूर जाता गया तो अर्थ इसको खींचती गई, पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है और इनफाइनाइट पे जाते जाते पार्टिकल क्या एकदम थक चुका है, उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। तो काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट पे कितनी, 0। तो देख सकते हैं ये हाफ m v मिनिमम स्क्वायर, यही तो एक प्रकार से क्या है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड हो गई ये, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसको इस तरफ लेके जाइए, Gmm/r। और यहां पे आप देख सकते हैं कि जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था तो उस वक्त Gmm/2r, इस 2 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो 2 का अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर। तो देख सकते हैं Gmm/r किसके इक्वल हो जाएगा, mv स्क्वायर के। यानी इस तरीके से यहां पर कौन सा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितनी थी उसकी जस्ट डबल, जितनी यहां पे थी जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा था उस वक्त काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m स्क्वायर। और अगर इसने तय कर लिया कि मुझे तो क्या करना है, एस्केप करना है, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को जितनी भी है उसका क्या कर लो, डबल कर लो। अर्थ का ग्रेविटेशन पुल आपको रोक नहीं पाएगा और अंत में क्या हो जाएगा आपका, आपकी अर्थ के साथ गैप बढ़ती रहेगी और फाइनली आप अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर आ ही जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 भी देखते हैं। कंसीडर 2 सैटेलाइट्स S1 and S2 with periods of revolution 1 hour and 8 hour revolving around a planet in circular orbits। तो ये अर्थ मान लीजिए,
और इसके अंदर दो सैटेलाइट्स हैं S1 S2, इनका टाइम पीरियड कितना देखा 1 और 8। तो एक मान लेता हूं मैं थोड़ा सा नियर में होगा, जिसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं T1 इक्वल्स टू कितना 1 आवर। दूसरा मान लीजिए कि दूसरा बड़ी ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना, इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं T2, ये गिवन है आपको 8 आवर। बोला गया है कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी का क्या रेशियो होना चाहिए। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए कि एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कि कितना एंगल पर सेकंड ये कवर कर रहा है। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो एंगुलर स्पीड इक्वल्स टू एंगुलर डिस्टेंस। तो एक टाइम पीरियड के अंदर पार्टिकल क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो एक सर्कुलर मोशन में कितना एंगल कवर करेगा 2 पाई रेडियन इन टी टाइम। तो एंगुलर स्पीड कितनी होगी ये, तो यहां पे मैं देख सकता हूं ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 और यहां पे T2। तो देख सकते हैं इस वाले पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना है 8, इसका कितना है 1। तो ये रेशियो कितना हो गया 8/1। 8/1 का मतलब ये कि 1 वाला पार्टिकल है, इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है 8 गुना है इसके कंपेयर में। यानी कि जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ समय लेता हूं, समय मान लो 1 मिनट का टाइम ले लिया मैंने। तो 1 मिनट के टाइम के अंदर आप देखेंगे, जैसे मान लो पार्टिकल की लोकेशन ये मान लो, ठीक, जैसे ये मान लीजिए एक सैटेलाइट S1 यहां पर है, ये सैटेलाइट S2 यहां मान लीजिए, ऐसा कोई टाइम सेट हो गया यहां पर। आप 1 मिनट का समय देते हैं, तो 1 मिनट के अंदर ये वाला सैटेलाइट पहुंच गया यहां पर, इसने कितना एंगल कवर किया, इतना एंगल कवर किया। तो दूसरे वाला पार्टिकल, दूसरे वाला जो सैटेलाइट है S2, ये कितना एंगल कवर करेगा, तो ये एंगल कर रहा था अगर थीटा, तो ये कितना करेगा θ/8। ठीक, या मैं थोड़ा और डायग्राम में बड़ा कर लेता हूं समझाने के लिए। जैसे सपोज करो किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर छोटे वाला सैटेलाइट, छोटी रेडियस वाला सैटेलाइट S1 ने इतना एंगल कवर किया। तो ये एंगल मान लीजिए कितना, आपका समझाने के लिए ये एंगल मान लीजिए 80 डिग्री है। कितना है 80 डिग्री किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कुछ मान लीजिए। उतने ही समय के अंदर जो S2 है, तो S2 वाले की एंगुलर स्पीड कितनी है आपका 1 है, इसकी 8 है तो इसकी कितना है 1 है। यानी सेम समय के अंदर पहले वाले ने करी थी 80 डिग्री, तो ये क्या करेगा आपका जस्ट इसका 8 गुना कम एंगल चलेगा। तो इसने चला 80, तो ये कितना चलेगा मात्र 10 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए। स्क्रीन को पॉज करते हुए क्वेश्चन नंबर 29 और 30 अटेम्प्ट कीजिए। देखिए 29 में क्या कह रहा है, द मास डेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल गैलेक्सी। हालांकि जितनी भी गैलेक्सी होती है वो डिस्क टाइप की शेप होती है, एक तश्तरी जैसी शेप होती है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि स्फेरिकल मान लीजिए आप, और इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है k/r, जहां पे k कोई कांस्टेंट है और r क्या है ओवर अ लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। तो देखिए जैसे एग्जांपल ये मान लीजिए गैलेक्सी का सेंटर, डेंसिटी देखिए जब r की वैल्यू 0 होगी सेंटर के लिए, तो सेंटर से डिस्टेंस नापनी है, तो r कितना हो जाएगा सेंटर के लिए 0, तो डेंसिटी कितनी होगी इनफाइनाइट, यानी कि सुपर डेंस मास है, यानी कि ब्लैक होल टाइप का कोई चीज मान लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, ठीक, r की वैल्यू बढ़ रही है, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, k/r के अकॉर्डिंग कम हो रही है। तो यहाँ पे सेंटर के नजदीक मास ज्यादा है, जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे हैं डेंसिटी क्या होती जा रही है कम होती जा रही है। ठीक, डायग्राम बोर्ड के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गैलेक्सी है वो फ्लैट है, फ्लैट नहीं है, कैसी है स्फेरिकल नेचर की है। ठीक, इन दैट रीजन और स्मॉल स्टार इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। इसके अंदर एक स्टार मान लीजिए, ये स्टार है, ये स्टार क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसके राउंड, इस सेंटर के राउंड। तो ये मान लीजिए सर्कुलर मोशन हो रहा है इसका, इसके राउंड। रेडियस मैंने कहा कितनी है रेडियस स्मॉल r। A small star is in a circular orbit of radius capital R। इसको रेडियस को मान लीजिए कितनी कैपिटल R। Then the period of revolution capital T depends on R as। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, इस स्टार का जो टाइम पीरियड होगा जिस गैलेक्सी के सेंटर के अबाउट जितना समय ले रहा है,
वो टाइम जो है वो आर की पावर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, ये एक आर्गुमेंट है। तो कैसे किया जा सकता है इसको, देखिए डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी डिपेंड कर रही है के बाई आर, यानी कि आर के ऊपर। यानी सेंटर से कोई जनरल डिस्टेंस से काम करता हूं मैं, जैसे यहां ले लेता हूं एक्स, ठीक, सेंटर से जनरल डिस्टेंस एक एक्स, यहां भी एक एक्स मान लो, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो 3D में आप ऑब्जर्व कीजिए, कहीं भी डिस्टेंस एक्स ले लीजिए, सब जगह डेंसिटी क्या है आपका, एक जैसी है। यानी कि अगर आपने एक ऐसा शेल ले लिया, एक ऐसा शेल ले लिया जिसकी रेडियस कितनी है एक्स, और इसकी मोटाई कितनी, मान लीजिए इसकी मोटाई मैं ले लेता हूं कितना, dx, ये है डिस्टेंस x सेंटर से, ये मान लीजिए कितना dx। तो इसके अंदर जितना भी मास मौजूद है इस शेल के अंदर, तो सब जगह डेंसिटी एक जैसी। तो आपने ग्रेविटेशन में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब जब कोई शेल होता है, शेल में मास सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सारे मास को कहां पे माना जा सकता है, सेंटर पे। जब इसको सेंटर पे मान सकते हैं तो एक और शेल मान लीजिए उसको भी सेंटर पे, कोई दूसरा शेल मान लीजिए उसको भी सेंटर पे। यानी कि एक प्रकार से ये जो पूरा स्फीयर बना, इस स्फीयर के अंदर जितना भी मास है उस सारे मास को कहां पे माना जा सकता है, सेंटर पे माना जा सकता है। तो सेंटर पे मानेंगे तो मुझे बताइए कि ये स्टार कितना फोर्स फील करेगा। ये फोर्स फील करेगा, जैसे स्टार का मास मान लीजिए स्मॉल m, तो ये एक्सपीरियंस करेगा जी एम स्मॉल m अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी, आर स्क्वायर, जहां पे कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है 0 से लेके कैपिटल आर रेडियस के बीच में इस गैलेक्सी का जितना भी मास है, उस गैलेक्सी के अंदर कैपिटल आर रेडियस तक में जितने भी स्टार्स है, हर कोई क्या करेगा, इस वाले स्टार को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर देखिए क्या एक इक्वेशन निकल के आई समझ में, यहां पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार के ऊपर कितना होगा, एम तो हो गया मास स्टार का, और ये कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है एक प्रकार से, इसको मैं और एग्जैक्टली लेता हूं, कैपिटल एम आर, यानी कि कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर में जितने भी मास मौजूद है उन सबका टोटल सम। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, या मैं चाहूं तो उसको क्या ले सकता हूं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेता हूं, तो उसको लिखा जा सकता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो देखिए यहां पे ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, इसका स्क्वायर इंटू में आर। तो यहां से स्मॉल एम और स्मॉल एम को कैंसिल आउट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम आर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए आर क्यूब, ठीक। ये हो गया ये, जहां पे एम कैपिटल आर का मतलब क्या है, कैपिटल आर रेडियस में प्रेजेंट जितना भी मास है उसका सम। अब हमारे लिए टास्क है कि किसी तरीके से मुझे ये मास क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि 0 से एम आर रेडियस में कितना मास प्रेजेंट है। तो एक काम कीजिए, एक शेल लीजिए जिसकी रेडियस कितनी है x और छोटी सी थिकनेस कितनी है dx, देखते हैं इसके अंदर कितना मास बंद होगा। तो देखिए इसके अंदर कितना मास बंद है, तो इसके अंदर मास मान लीजिए dm। तो dm बताइए किसके इक्वल होगा, dm होगा डेंसिटी इंटू में छोटा सा वॉल्यूम। तो देखिए डेंसिटी किसके इक्वल है, k बाई आर के, k बाई आर, आर की जगह मैं x ले लेता हूं, ठीक है। रेडियस कितनी चल रही है, सब x चल रही है। वॉल्यूम बताइए कितना होगा, शेल का वॉल्यूम कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया इंटू में उसकी मोटाई कितनी है। तो सरफेस एरिया कितना हो गया इसका, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। तो देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 4 पाई के, एक x कट गया, x dx। ये है छोटा सा मास dm, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक, कहां से कहां तक, x की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R तक, तो 0 से कैपिटल R तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो कौन सा मास आ जाएगा, 0 से R रेडियस तक का मास। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 पाई के एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, 2 का डिवाइड करो, ये कितना हो गया, 2 पाई के इंटू में आर स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने मास फाइंड आउट कर लिया है। इस मास की वैल्यू यहां पे जरा पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, जी 2 पाई के आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो देखिए यहां पे कांस्टेंट तो क्या क्या है, जी 2 पाई के ये कांस्टेंट हो गया, 4 पाई स्क्वायर ये कांस्टेंट हो गया है, और टी स्क्वायर को एक बार मैं यहां लेके जाता हूं तो टी स्क्वायर यहां चला गया,
और आर स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए तो केवल एक आर रह गया, बाकी सब कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर ऐसी डेंसिटी है, ऐसी डेंसिटी है तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेगी स्टार के केस में? देखिए जब बात प्लैनेट्स की आती है, केपलर्स लॉ प्लैनेट्स को लेके था, तो प्लैनेट्स को लेके है तो जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर काट रहे हैं तो वो सिर्फ किससे फोर्स फील कर रहे हैं? सिर्फ सन से, और सन सेंटर में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सन, ये सन है और बीच में कई सारे प्लैनेट्स हैं, उन सब की वजह से फोर्स लगेगा, नहीं। ये सोलर सिस्टम के केस में सन यहां पर है, बाकी सारी जगह खाली है, तो केवल कौन फोर्स लगाएगा इसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ सेंटर के अंदर जो सन होगा वो लगाएगा। लेकिन इस केस के अंदर ये पूरी गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है, ये स्टार है, तो यहां पर ये जितने भी स्टार्स हैं ये सब क्या लगाएंगे? इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और डेंसिटी इसको फॉलो कर रही है। तो केपलर्स लॉ क्या हो जाएगा आपका? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अ सैटेलाइट इज इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट पी। तो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, उसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट है, उसमें एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है एक प्लैनेट पी के अबाउट। तो एक मान लेते हैं प्लैनेट पी है, ये प्लैनेट पी मान लीजिए, इसके अराउंड में एक इलिप्टिकल ऑर्बिट मान लें, रफली कुछ ऐसी शेप मान लीजिए। तो ये हो गया आर मिनिमम, ये है सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस, और सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस जो है वो है आर फारदेस्ट। ये जब सैटेलाइट इस लोकेशन पे होगा तो सबसे ज्यादा दूर होगा प्लैनेट से, जब यहां पर होगा तो सबसे क्लोजेस्ट होगा, जब यहां पे होगा सबसे मिनिमम। तो आप ये बात जानते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अपने मैक्स पे होगी। और वहीं जब ये सबसे फारदेस्ट पे होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? सबसे मिनिमम पे होगी। सैटेलाइट का मास थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए? स्मॉल m। It is observed that the velocity of the satellite when it is at the farthest from the planet is, जब ये प्लैनेट से सबसे फारदेस्ट है उस वक्त इसकी वेलोसिटी, एक मिनट, इज फारदेस्ट फ्रॉम द प्लैनेट इज 6 times लेस देन द व्हाट इट इज क्लोजेस्ट एट द प्लैनेट। तो ये जो है स्पीड ये 6 गुना कम है किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में, जब सबसे क्लोजेस्ट है। तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आया? रिलेशन निकल के आया कि V मिनिमम इज 1/6 टाइम्स ऑफ V मैक्स। V मैक्स का मतलब मिनिमम डिस्टेंस के लिए। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट एट क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट इज, दो डिस्टेंसेस का रेशियो पूछा है। कौन कौन सा रेशियो? रेशियो पूछा है क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट, क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट, यानी आपसे आर मिनिमम एंड आर फारदेस्ट पूछा जा रहा है। तो आप ये जानते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू प्लैनेट, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैनेट, प्लैनेट क्यों? क्योंकि प्लैनेट ही तो किसका सोर्स है? इस सैटेलाइट के लिए जो ग्रेविटेशन का सोर्स है वो कौन है? प्लैनेट है। तो यहाँ पे प्लैनेट जिस किसी भी लोकेशन पे होगा, तो मान लो इस लोकेशन पे इसकी वेलोसिटी कुछ भी है, तो ग्रेविटेशन फोर्स इसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? प्लैनेट डायरेक्टली इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये है फोर्स, तो ये फोर्स कहां से पास कर रहा है? सेंटर से ही पास कर रहा है, प्लैनेट से ही पास कर रहा है। तो उस केस में आप देखेंगे कि जो टॉर्क होगा, टॉर्क ऑन सैटेलाइट, तो सैटेलाइट के ऊपर जो टॉर्क होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्लैनेट, तो ये किसके इक्वल होता था? आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ आपको याद होगा आर एफ साइन थीटा। तो देखिए ये है पोजीशन वेक्टर और इसी डैश में फोर्स है, तो इसी डैश में फोर्स है। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, क्या इसमें कोई पार्टिकल को अधिक या कम तरीके से रोटेट कराने की क्षमता है? इसको रोटेट कराने की ऐसी कोई क्षमता नहीं है इसमें एक्स्ट्रा में, जो पहले से कर रहा है बस वही है। तो एक टर्म यहां पे होती थी कि अगर टॉर्क कितना है 0, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, यहां पे एंगुलर मोमेंटम, और जो सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस है वहां पे एंगुलर मोमेंटम, या किसी भी जनरल पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो देख सकते हैं क्लोजेस्ट के लिए कितना हो जाएगा? एम आर वी कितना है? वी मैक्स। और यहां पे बताइए कितना होगा सबसे फारदेस्ट के लिए? आर फारदेस्ट या आर मैक्स। और वेलोसिटी कितनी हो गई? ये होगी वेलोसिटी मिनिमम।
तो क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको गिवन है देखिए एम से एम कैंसिल आउट, क्वेश्चन में गिवन है कि v मिनिमम इक्वल टू कितना है 1/6 ऑफ v मैक्स। तो यहां पे देखिए r मिनिमम और r फारदेस्ट या r मैक्सिमम, इसका रेशियो किसके क्लोज आएगा, इसका रेशियो हो गया r v मिनिमम अपॉन में v मैक्सिमम। तो देख सकते हैं ये रेशियो किसके बराबर है 1/6 के। तो हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने पूरा एकदम डिटेल में बताया है, बाकी जिन्होंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ रखा है उनको साफ समझ में आता है कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम mvr उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जहां पे वेलोसिटी अपने मिनिमम पे है तो इसका मतलब ये वाले डिस्टेंस इसके कंपेयर में 6 गुना ज्यादा होगी। अगर ये 1 करोड़ किलोमीटर है तो ये 6 करोड़ किलोमीटर होगा, अगर ये 1 लाख किलोमीटर है तो 6 लाख किलोमीटर, इस रेशियो होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए।